जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सबसे सेफ, सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है। दोस्तों अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आपकी कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप कोशिश करते हैं कि आपका पैसा एफडी में इन्वेस्ट हो जाए। तो एफडी से रिलेटेड बहुत सारे डाउट है हमारे सीनियर सिटीजन भाइयों के या हमारे कोई भी व्यक्ति है जो रिटायर पर्सन है दोस्तों, उनके रहते हैं कि क्या एफडी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, कब एफडी के ऊपर हमारा टीडीएस कटता है, कितने रुपए के बाद में हमें टीडीएस देना पड़ेगा। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके। अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25 हो जाएगा, आपको पता है इनकम टैक्स के अंदर हर साल न्यू न्यू रूल्स चेंजेस होते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी रूल होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे स्टेप बाय डिस्कस करेंगे, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल की सहायता से बताएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और आशा करते हैं एफडी और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सारे के सारे आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, तो कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफडी एंड इनकम टैक्स रूल फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25। जी हाँ दोस्तों, सारे के सारे रूल नॉर्मल चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, एफडी हमें क्यों करवानी चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एफडी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्तों। टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं एफडी करवाने के, लोन भी मिल सकता है क्या हमें एफडी के ऊपर, कब टीडीएस कटता है, कैसे टीडीएस से हम बच सकते हैं, क्या जिस बंदे ने दोस्तों अपनी एफडी करवा रखी है उसे आईटीआर भरनी जरूरी है इनकम टैक्स की रिटर्न, कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, सीनियर सिटीजन को एफडी के ऊपर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, क्या एफडी करवाने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ यूजफुल टिप्स और FAQs, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वाई एफडी हमें क्यों करवानी चाहिए। आपको पता होगा हमारे बुजुर्ग लोग कहते रहते हैं कि ये सिक्योर है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ में यहाँ पे सेफ्टी भी है, ट्रेडिशनल है, ये कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टैक्स के अंदर भी बेनिफिट मिल सकते हैं आपको यहाँ पे, ये फ्लेक्सिबल है, कितनी मर्जी टाइम की आप करवा सकते हैं और यहाँ पे रिस्क नहीं है दोस्तों। सबसे मजे की बात, DICGC एक संस्था है जो 5 लाख रुपए आपको सेफ्टी देती है, सिक्योरिटी देती है। अगर आपकी एफडी दोस्तों वो बैंक में करवा रखी है, पोस्ट ऑफिस में वो डूब जाता है तो 5 लाख रुपए आपका पर बैंक पर पैन कार्ड यहाँ पे सेफ है। अच्छी रिटर्न भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, 5 से 9% टेन्योर मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 7 दिन की भी करवा सकते हैं और 10 साल की भी आप ये एफडी है करवा सकते हैं। तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा दोस्तों एफडी का, एफडी के ऊपर आपको पता होगा इंटरेस्ट की इनकम आती है, इसके अलावा एफडी पर आपको कोई भी कमाई नहीं होती है। जितने रुपए लगाए दोस्तों आपने, 1 लाख रुपए की अगर आपने एफडी करवाई, 1 साल बाद अगर आपको 1,10,000 रुपए मिलते हैं तो ये 10,000 रुपए है जो एक्स्ट्रा जो पैसा मिला दोस्तों, वही सिर्फ आपकी इनकम है। और एक मजे की बात दोस्तों, अगर आपने लेट्स सपोज 5 साल के लिए आपने कोई एफडी करवा दी तो आपको 5 साल बाद उसका ब्याज नहीं देना है दोस्तों। जितना ये जो टैक्स है दोस्तों, जो हर साल आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसको हर साल ही आपको टैक्स देना है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर देंगे। तो कितना टैक्स आपको एफडी में देना पड़ता है, आपको 0% टैक्स देना पड़ता है या 30% टैक्स देना पड़ता है, ये क्या मतलब हुआ तो ये भी आपको अभी समझा देते हैं। एफडी दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, मतलब वो इनकम में आपके जुड़ जाएगा। अब आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होता है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। आपको पता होगा 5 तरह की इनकम होती है दोस्तों, एक तो सैलरी होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक PGBP होती है, बिजनेस की होती है, एक कैपिटल गेन होती है, और जो चारों में नहीं आती वो अदर सोर्स के अंदर आ जाती है। तो आपकी जो 5वां सोर्स है अदर सोर्स, उसके अंदर ये जुड़ जाएगी। अब दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर 2 टैक्स स्लैब हैं, वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में हैं और आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है तो सेक्शन 87A बोलता है 12,500 का जो टैक्स है आपका माफ हो जाएगा। मतलब 5 लाख रुपए तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं। और वहीं पे बात करते हैं दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर दोस्तों 2.5 लाख रुपए तक तो माफ है, 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15 और 15 से ऊपर। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हैं तो 10 लाख से ऊपर इनकम पर 30% टैक्स देना पड़ेगा और न्यू टैक्स स्लैब में 15 लाख से ऊपर पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी।
इस चार्ट को समझाने का मेरा इतना सा पर्पस था दोस्तों, आपकी जैसी इनकम होगी बाकी की इनकम, अब मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए सैलरी की इनकम आ रही है और 1 लाख रुपए आपका दोस्तों एफडी का ब्याज आ गया, तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाते हो तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर दूसरा एग्जांपल लूं, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए है और आपको 1 लाख रुपए एफडी का ब्याज आ गया तो 4 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई। चाहे आप न्यू टैक्स स्लैब में जाइए चाहे ओल्ड में जाइए, ये देखिए ओल्ड के अंदर 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है और न्यू के अंदर 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी इनकम और इस एफडी की इनकम को मिलाकर कितनी मिलती है। इफ़ योर ओवरऑल इनकम 10 लाख से ज़्यादा है ओल्ड में तो आपको 30% टैक्स देना है, न्यू के अंदर 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना है। अगर दोस्तों ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर आपकी 5 लाख रुपए इनकम है तो 0 टैक्स हो जाएगा और न्यू में जाना चाहते हैं 7 लाख रुपए तक इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना। अगर मान लो जी आपकी फॉर एग्जांपल एफडी की इनकम मान लो 6 लाख रुपए आपकी इनकम है और आपकी 1 लाख रुपए एफडी का ब्याज आ गया तो आप 6 से 10 इसके बीच में स्लैब है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ जाएगा और ये वाला टैक्स आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप 5 लाख से कम में आते हैं तो ये आपका माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से ओल्ड और न्यू आपकी पहले डिसाइड करना है कितनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ता है। अब दोस्तों टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्या कुछ एफडी करवाने का? इनकम टैक्स का सेक्शन 80C जो बोलता है अगर आप टैक्स सेवर एफडी कराते हैं, बहुत तरह की एफडी होती है दोस्तों, तो अगर आप टैक्स सेवर एफडी कराते हैं, स्पेशल उस एफडी का नाम यही होगा टैक्स सेवर एफडी, और इसका टेन्योर भी दोस्तों फिक्स होता है, 5 साल के लिए एफडी बनेगी। अगर इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी आपको छूट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर आपने 2 लाख रुपए की टैक्स सेवर एफडी करवाई है तो उसमें 1.5 लाख रुपए तक आपको 80C में, मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइन में जाएंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम और कम हो जाएगी। लेट्स सपोज आपकी इनकम 6.5 लाख रुपए है दोस्तों और आपने 1.5 लाख रुपए की टैक्स सेवर एफडी करवा ली तो आपकी इनकम 5 लाख रुपए रहेगी और ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको पता होगा 5 लाख रुपए तक जो आपका टैक्स है वो 0 हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप 5 सालों के लिए करवाएंगे तो आपको छूट सिर्फ जिस साल आपने इन्वेस्टमेंट करी उसी साल ही मिलेगी, सारे सालों में नहीं मिलेगी। और इस एफडी के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और आगे के सालों में अगर आप इस एफडी को तोड़ देते हैं दोस्तों, ब्रेक कर देते हैं, आपने 1 साल रखी, 2 साल रखी, 3 साल रखी और 4th ईयर में अगर आप एफडी को ब्रेक कर देते हैं तो उस साल 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपने पहले छूट ले रखी थी और आप इसको एफडी को तोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको 5 साल तक के लिए एफडी को रखना भी पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों लोन फैसिलिटी। आपको पता होगा कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, इंसान को पैसे की जरूरत पड़ सकती है। लेट्स सपोज आपके पास 10 लाख रुपए थे और आपने सारी की सारी उसकी एफडी करवा दी, अब आपको अगले साल ही दोस्तों पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको उस एफडी को तुड़वाएंगे तो आपको पता होगा काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, आपको इंटरेस्ट पिनल देना पड़ता है। तो लेकिन आप उस एफडी को गिरवी रख के उसके ऊपर लोन ले सकते हैं दोस्तों, ये सिक्योर्ड लोन होता है, उस एफडी के 90% तक का मिल जाएगा। 10 लाख रुपए की आपकी एफडी है तो 9 लाख रुपए तक का लोन आप उस एफडी के अगेंस्ट ले सकते हैं, उस एफडी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माइनर के नाम से या 5 साल वाली जो हमने डिस्कस की थी टैक्स सेवर एफडी करवाई है उसके ऊपर दोस्तों आपको ये लोन नहीं मिलेगा और इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। लेट्स सपोज अगर आपको 7% में एफडी आपने करवा रखी है तो 9% में आपको एफडी का जो है वो अगेंस्ट में लोन है जो वो मिल जाएगा, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, एफडी को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको लोन भी हैंड टू हैंड मिल जाएगा। और आप पेमेंट कैसे करेंगे उस लोन की वो भी आपके ऊपर है, अगर आप उसको इकट्ठा भी भर सकते हैं, किस्तों में भर सकते हैं, वो सारी की सारी कंडीशंस वहाँ पे एग्री होती है। तो बहुत लोग सोचेंगे कि सर हम लोन क्यों ले जब हमारा ही पैसा पड़ा है, तो उस एफडी को आप नहीं तुड़वाना चाहते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है दोस्तों, जो हमारा TDS है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सोर्स का मतलब होता है जहाँ से कोई इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, वहीं पर ही आपका जो TDS है, टैक्स है, काट लिया जाए। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न तो साल के लास्ट में भरेंगे और तब आप टैक्स भरेंगे, लेकिन बैंक को ये बता दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट देंगे तो उसका TDS काट लेंगे। TDS का मतलब होता है दोस्तों उसका टैक्स काट लेंगे अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको ब्याज देते हैं तो, ताकि ये बंदा बाद में टैक्स दे ना दे, आप पहले से ही कवर कर लीजिए। तो ये टैक्स की चोरी को रोकने के लिए दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की है। अगर किसी भी पर्सन को 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज देता है 1 साल के अंदर एक बैंक, और सीनियर सिटीजन अगर आप हैं, सीनियर सिटीजन मतलब अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है। कितना TDS काटना पड़ेगा? 10% TDS आपका काट के फिर आपको वो अमाउंट देगा। अब फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपको 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिल गया 1 साल में, तो बैंक वाले क्या करेंगे, 10% का आपका जो 10,000 रुपये TDS काट लेंगे और 90,000 रुपये आपकी एफडी में या तो जोड़ देंगे या आपके अकाउंट में, जैसे भी आपने वहाँ पे ऑप्शन ले रखा होगा वो हो जाएगा। तो
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है दोस्तों, या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो 10 की जगह 20% टीडीएस कटेगा और वो ऑनलाइन भी नहीं बोलेगा और ना ही आप उसका रिफंड ले पाएंगे। जब भी बैंक आपका टीडीएस काटेगा आपको फॉर्म 16A देगा। ये दोस्तों क्वार्टरली होता है, 3-3 महीने में ये फॉर्म जारी होगा और ये टीडीएस आप अपने फॉर्म 26AS में, AIS में और TIS में भी देख सकते हैं। तो आपको बता दिया मैंने दोस्तों, 1 साल के अंदर अगर आपका 40,000 या 50,000 से ज़्यादा का ब्याज वो बैंक देगा तो टीडीएस काट के देगा और सारी अमाउंट पर टीडीएस काटेगा दोस्तों। अगर 60,000 रुपये आपका जो ब्याज आया है तो 6,000 रुपये टीडीएस कटेगा। ऐसा नहीं है कि 40 से ऊपर वाले पे कटेगा, टोटल पर ही टीडीएस कट जाएगा। तो आप तो टीडीएस कटवाना नहीं चाहते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। आपको ये भी बता देते हैं कि टीडीएस कटने से आप कैसे बच सकते हैं। 2 चीज़ें दोस्तों, पहले तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूं, आपकी जो लिमिट है 40,000 रुपये या 50,000 रुपये, उस लिमिट को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं, अब लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की एफडी कराई है और आपका 6% आपका जो है एफडी का ब्याज है, तो 60,000 रुपये हम आइडिया लेके चलते हैं 1 साल के अंदर ब्याज मिलेगा। तो 60,000 रुपये तो आपका 6% टीडीएस काट लेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 5-5 लाख रुपए की 2 बैंकों में एफडी करानी है। तो आपका यहाँ पे भी 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा और यहाँ पे भी 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा। तो ना तो ये बैंक वाला टीडीएस काटेगा ना ये बैंक वाला टीडीएस काटेगा। तो आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि डिफरेंट बैंक के अंदर आप इतनी अमाउंट का करिए कि आपका जो ब्याज 40 या 50,000 ही बने तो आपका टीडीएस ना कटा जाए। और एक ऑप्शन दोस्तों, आपने तो एक ही बैंक में करानी है लेकिन आपकी ओवरऑल इनकम जो है दोस्तों, इवन आफ्टर आपकी लिमिट 40 या 50,000 से कट गई, लेकिन आपकी इनकम जो है दोस्तों इस एफडी को मिला करके 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से कम है, अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब में जाना चाहते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न नहीं होता जो ITR, वो भरने की ज़रूरत नहीं है जिन व्यक्तियों की इनकम इतनी है। तो वो फॉर्म 15G या 15H दे सकते हैं बैंक में। ये एक रिक्वेस्ट होती है दोस्तों, ये बैंकों को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी है, तो आप मेरा टीडीएस काटिए मत, फिर मैं आपको रिफंड लूँगा, रिटर्न भरूंगा, तो इसलिए आप मेरा टीडीएस ना काटें। तो फॉर्म 15G और 15H, 15G जो होता है दोस्तों वो नॉर्मल पर्सन जो 60 साल से कम है वो दे सकता है। फॉर्म 15H जो है वो 60 साल से ज़्यादा वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन भाई बहन होते हैं वो दे सकते हैं। अगर आप बैंक में वो दे देंगे तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। एक कंडीशन है दोस्तों, आपकी इनकम इतने से कम होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख है दोस्तों, आप कहते हैं मैं फॉर्म ये दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, तो ये गलत है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बैंक में फॉर्म 15G दे देते हैं और उसमें डिक्लेरेशन भी देते हैं, अपने साइन भी करते हैं लास्ट में और ये भी बताते हैं कि मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, लेकिन उनकी इनकम होती ज़्यादा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फॉर्म 15G या 15H अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो जब आपने एफडी करवाई है तब आप दे सकते हैं दोस्तों। ये क्वार्टरली आपको पता होगा ये टीडीएस काटते हैं, साल के शुरू में ही आप दे दीजिए, अप्रैल के अंदर तो ज़्यादा बढ़िया है। अप्रैल में देना भूल गए, एक क्वार्टर आपका चला गया अप्रैल, मई, जून, तो आप जुलाई में भी दे सकते हैं, क्या कि अगले क्वार्टर में आपका टीडीएस वो ना काटें। तो इस तरह से आप टीडीएस से बच सकते हैं, या तो फॉर्म 15GH दे करके या मल्टीपल बैंक्स में आप एफडी करवा सकते हैं। अब फिर से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो हमने एफडी करवा रखी है कि हमें ITR भरनी पड़ेगी, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया था। आपको ITR तभी भरनी है दोस्तों अगर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है दोस्तों वो EXEMPTION, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है तो ITR फाइल करना मैंडेटरी है। चाहे आपका दोस्तों टैक्स बन रहा है या नहीं बन रहा है, चाहे आपका TDS कट गया नहीं कट गया है, इससे कोई मैटर नहीं है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो, मतलब 60 साल से कम हो, 3 लाख से ज़्यादा है अगर आप 60 साल से लेकर के 80 साल के व्यक्ति हो, और 5 लाख से ज़्यादा है अगर आप 80 साल से ज़्यादा के हो। तो ये तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आ गया दोस्तों। और न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हो तो 3 लाख रुपए से अगर आपकी ज़्यादा इनकम है, चाहे आप नॉर्मल हो, सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, तो आपको ITR भरनी पड़ेगी और आपको अपना जो TDS कटा है, अगर आपका TDS कट गया दोस्तों फिर तो आपको रिफंड लेना ही पड़ेगा। अगर आपकी मान लो 2 लाख रुपए इनकम है और आपका 10,000 20,000 रुपये TDS कट गया, फिर तो आपको ITR भरेंगे तभी वो TDS आपका अकाउंट में आएगा, नहीं तो आपका TDS वो मिस हो जाएगा। तो इस तरह से ITR भरनी कितनी जरूरी है दोस्तों, अगर आपकी ये इनकम क्रॉस हो रही है, बाकी इनकम मिला करके, और ये ग्रॉस इनकम है दोस्तों, कोई भी छूट लेने से पहले अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ज़्यादा है तो ITR प्लीज़ भर दें। और न्यू टैक्स रिजाइम में 5 लाख, 3 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम है तो आप ITR जरूर भरें, ताकि डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम ना आए। आपका TDS कट गया है तो रिफंड लेने के लिए आप ITR भर दीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस कब आ सकता है? आपको पता होगा नोटिस एक बहुत ही खतरनाक वर्ड है। और एक लास्ट में बताने वाली बात मैं पहले बता दूं दोस्तों, आजकल जो सारा का सारा जो
आपका प्रोसेसिंग हो गई है वो फेसलेस हो गई है। फेसलेस का मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी फेस नहीं है आपको सामने देखने वाला। आपको ऑनलाइन नोटिस आएगा अगर ये आया तो, और आपको ऑनलाइन ही रिप्लाई देना है और उनको समझाना है, सेटिस्फाई करना है। अगर आप जाकर के वहाँ पे ऑफिसर को बताते हैं तो वो समझ भी जाते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों, इन वन फाइनेंशियल ईयर, अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 तक अगर आपने एफडी करवाई, चाहे कैश में चाहे ऑनलाइन, 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की, दोस्तों ये पर बैंक की रिपोर्टिंग है, लेकिन आपका ये पैन बेस्ड पर देख सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपका पैन कार्ड है, और वो पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अगर 3 बैंकों में आपका अलग अलग पैन कार्ड है तो पैन कार्ड तो आपका एक ही हुआ, लेकिन ये रिपोर्टिंग बैंक अपनी पर बैंक करेगा। और कैश के अंदर अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कराते हो दोस्तों, और अदरवाइज 10 लाख से ज़्यादा कराते हो, तो पर बैंक वाली रिपोर्टिंग आपकी जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर। अब फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बैंक में आपने 9 लाख रुपये की एफडी करा ली और दूसरे बैंक में आपने 9 लाख रुपये की एफडी करा ली, आपने ओवरऑल 18 लाख रुपए की एफडी करा ली। 10 लाख से तो ये ज़्यादा होगी दोस्तों आपके पैन कार्ड में। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होगा दोस्तों, जो बैंक होगा, ये दोनों बैंक ही इनकम टैक्स को सूचना नहीं देंगे। लेकिन एक ट्विस्ट और आया था दोस्तों पिछले साल से ही, अगर आपने टीडीएस भी नहीं कटवाया है तो इन 9 लाख रुपए के ऊपर लेट सपोज अगर आपने 90 हज़ार रुपये का ब्याज भी लिया दोस्तों, तो ये आपके AIS और TIS में बोल जाएगा। तो इस बोलने से क्या होगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है तो डिपार्टमेंट ईजिली गैस कर सकता है कि इसकी एफडी कितनी होगी। तो इस तरह से ये सूचना आजकल इजीली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी है। तो बैंक डिटेल देगा SFT के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोस्तों चेक करेगा, सबसे पहले तो हमारी ITR देखेगा उस साल की, जिस साल हमारी इनकम जो एफडी करवाई है। अगर हमारे ITR भरी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे घट जाते हैं दोस्तों, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। और हमने अगर ITR नहीं भरी है तो बट ऑब्वियस सी बात है, नोटिस हमें भेजा जाएगा कि आपने ITR नहीं भरी है, नॉन फाइलिंग और इतने सारे लेन देन आपने किए हैं, एफडी कराई है, तो उसका जवाब दीजिए। तो इस तरह से आपको देख लेना है दोस्तों कि आपकी इनकम उसके अकॉर्डिंग ही है जितनी आपने एफडी कराई है। तो एक बैंक से आपने एफडी बंद करवा दी और दूसरे बैंक में करवा दी दोस्तों, तो ये नई एफडी मानी जाएगी। एक बैंक के अंदर ही दोस्तों अगर आपने 3 साल की एफडी कराई थी, वो 3 साल पूरे हो गए हैं और उसके बाद में आप रिन्यू करवाते हो उसको, तो वो न्यू एफडी नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बैंक से क्लोज करवा करके दूसरे बैंक में करवाते हो तो ये न्यू और फ्रेश एफडी मानी जाएगी। ये बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बताते हो कि सर मैंने तो एक एफडी क्लोज कर दी थी और ये दूसरी करवाई है। तो आपसे कोई सोर्स मांगा जाता है कि आपने दोस्तों लेट्स सपोज 15 लाख रुपए की एफडी करवाई थी, तो ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया था? ये तो मेरा खुद का पैसा था, ये देख सकते हो पिछली बैलेंस शीट में मेरे पास इतने रुपए पड़े थे, ये मैंने मेरे माता पिता रिलेटिव से गिफ्ट लिया है, ये मैंने किसी से उधारे लिए थे, या किसी भी तरह का आपके पास कोई प्रूफ है तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है दोस्तों तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो मानेगा कि वो सारी की सारी आपकी अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट थी, वो आपकी इनकम थी, आपने हमें बताई नहीं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लगा सकता है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पूरा लॉ अबाइडिंग सिटीजन होना है, आपको सारे के सारे प्रूफ रखने हैं। और आजकल मैंने बता दिया फेसलेस प्रोसीडिंग है, आपकी सुनवाई जल्दी सी ऑनलाइन जो है ऑफिसर पता नहीं कहाँ बैठे हैं कहाँ पे नहीं बैठे हैं, तो इस तरह से दोस्तों आपको फेसलेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप अपना रिकॉर्ड प्रॉपर रखिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है जो आप एफडी करवा रहे हैं, तो कितने रुपए मर्जी की एफडी करवा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों TDS एग्जम्पशंस फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन को मैंने दोस्तों बताया था 40,000 रुपये जो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, सीनियर सिटीजन को 50,000 तक कोई भी TDS नहीं करता है। लेकिन दोस्तों एक मजे की बात, सेक्शन 80 TTB भी एक इंट्रोड्यूस किया गया था 1-2 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगर आपका 50,000 रुपये तक का ब्याज है सेविंग को मिला करके और FD को मिला करके, तो आपको अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपको 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी। मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख की तो वैसे छूट है, और 50,000 ये 3.5 लाख तक रुपये आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5.5 लाख रुपये तक कोई भी छूट नहीं देनी है। एक सेक्शन होता है दोस्तों 80 TTA, इसके अंदर आपको 10,000 रुपये की छूट मिलेगी, वो सिर्फ और सिर्फ सेविंग पर मिलेगी और 60 साल से कम वालों को मिलेगी। अगर आप 80 TTB की छूट लेना चाहते हैं तो 10,000 की जगह 50,000 हो जाएगा, और FD और सेविंग दोनों के ऊपर छूट आपको ये मिलने वाली है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो प्लीज़ इसका बेनिफिट उठाएं। और दोस्तों हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये भी आपको पता होगा, एक टेबल होता है हर बैंक का। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर को 5% दे रहे हैं तो सीनियर सिटीजन को ये 5.5 ही देते हैं, 6 दे रहे हैं तो 6.5 देते हैं। तो इस तरह से सीनियर सिटीजन का 50,000 रुपये तक ब्याज भी माफ होता है और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है दोस्तों, आपका पैसा लॉक हो जाएगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए FD करवाई तो पैसा आपका लॉक हो गया। पिनल इंटरेस्ट है, पहले तुड़वाना चाहोगे दोस्तों इस टाइम से पहले
5% इंटरेस्ट मिलना था तो आपको 4% ही मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों, अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो वो आपका लॉक हो गया और लो रिटर्न मिलती है यहाँ पे। अब शेयर मार्केट में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकती है, लेकिन आपको रिटर्न कम है, जो कि इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं करती है दोस्तों। महंगाई दर होती है एक, जो आज का 100 रुपये है, एक साल बाद आप उस 100 रुपये की वो सेम कीमत नहीं रहती है, आपको पता होगा। तो नॉर्मली अगर इन्फ्लेशन रेट 9% चल रहा है और आपको एफडी अगर आप मैक्सिमम आपको दोस्तों 6-7% भी देती है, तो आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाए, आपका पैसा कम हो गया बढ़ने की बजाय। जो आप 100 रुपये का पेट्रोल आज लेंगे, वही इतना पेट्रोल आपको एक साल बाद उतने का नहीं मिलेगा। तो ये परचेजिंग पावर है दोस्तों, वो पैसे की कम हो जाती है। और 5 लाख रुपये का सिर्फ इंश्योरेंस होता है। अगर मान लो आपने दोस्तों 50 लाख रुपये का एक बैंक के अंदर एफडी करा रखी है और वो बैंक डूब जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट आपको दे देगी, 45 लाख रुपए का क्या होगा, वो तो आपके डूब गए। और आपका अगर टीडीएस कट जाता है दोस्तों, अगर मान लो आपने कोई फॉर्म 15G वगैरह देना भूल गए या किसी भी कारण से आपका अप्रैल 2023 में ही टीडीएस कट गया था, तो दोस्तों मार्च 2024 तक तो आपको साल एंड होगा, अप्रैल मई जून के अंदर जाकर के आपको मतलब साल सवा साल के बाद में आपका वो टीडीएस वापस आएगा, अगर आपका टीडीएस कट गया है और आपकी इनकम इतनी नहीं थी तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये भी आपको देख लेने हैं। कुछ और यूजफुल टिप्स दोस्तों, आप जब भी एफडी कराएं तो उसका सोर्स जरूर रखें कि ये पैसा कहाँ से आया था। मैंने आपको पहले बताया था, खुद की पैसा है, कैपिटल है, गिफ्ट है, लोन है, कहीं से भी पैसा आया था। और अगर आप दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, मतलब आपकी इनकम ऑलरेडी 10 लाख से ज़्यादा आ रही है या आपकी मतलब न्यू टैक्स स्लैब में 15 लाख से ज़्यादा आ रही है, तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप अपने नाम से एफडी कराते हो तो आपको सीधा ही 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर मान लो आपकी 6% दोस्तों आपको एफडी पर कोई आपने इनकम एफडी लगा दी, तो 6% का 30% दोस्तों 18, 1.80 तो पहले से ही निकल गया, तो सिंपली 4% ही आपको जो है इंटरेस्ट मिला, उसका जो इफेक्टिव अमाउंट है, क्योंकि आपको तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और अगर आपने आपके पेरेंट्स से कोई पैसा लिया है और आप 18 साल से ज़्यादा हैं और अपने नाम से एफडी कराते हैं तो आप करवा सकते हैं, इसमें क्लबिंग नहीं होगी, लेकिन आपको गिफ्ट डीड बनवा लेनी है कि ये पैसा मैंने मेरे पेरेंट्स से गिफ्ट लिया था। आप हाउसवाइफ हैं दोस्तों और आप अपनी ITR जरूर भरें, क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई हस्बैंड है वो ज़्यादा कमाई कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है, तो वो अपने वाइफ के नाम की एफडी करा देते हैं या माइनर चाइल्ड छोटे बच्चे के नाम एफडी करा देते हैं। तो उससे क्या होगा, सेक्शन 64 बोलता है कि क्लबिंग करेंगे हम तो ये इनकम आप ही की मानेंगे। तो अगर हाउस वाइफ की आप फाइल ITR कर देंगे और इनडायरेक्टली रूप से वो शो कर देंगे कि सारा का सारा पैसा हाउस वाइफ का ही है, तो क्लबिंग प्रोविजन लागू नहीं होंगे। एक और कंसेप्ट दोस्तों HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होता है। अगर आप मैरिड हैं, घर में कम से कम 2 मेंबर हैं, तो आप HUF बना सकते हैं। इसका नया पैन कार्ड बन जाएगा दोस्तों और इसको भी 2.5 लाख रुपए की अलग से छूट मिल जाएगी, तो वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे भी छूट ले सकते हैं इसके नाम से कमाई करके। और FD जो है दोस्तों, एक से ज़्यादा बैंक में कराने की कोशिश करें आप, क्योंकि क्या होगा, एक बैंक में कराएंगे तो आपका दबाव रहेगा, मोनोपोली रहेगी और आप जल्दी से सारी की सारी FD तोड़वानी पड़ेगी, क्योंकि 5 लाख रुपये तो हर बैंक में आपको छूट मिल जाएगी, 2 बैंकों में कराए तो 5-5 लाख रुपए, तो वो सेफ हो गया आपका। और टीडीएस नहीं कटवाना है तो आपको मैंने बता ही दिया था, करवानी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप किसी भी बैंक में एफडी कराएं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑनलाइन उस बैंक का नाम डालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बता रहा हूं SBI, यहाँ पे लिखेंगे FD रेट्स लिख देना है आपको। गूगल पर जैसे लिखेंगे दोस्तों तो उनका एक ऐसा चार्ट आ जाएगा, चार्ट में वहाँ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा टेन्योर और यहाँ पे लिखा होगा परसेंटेज, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अगर आप 364 दिन की एफडी कराते हैं तो फॉर एग्जांपल 6% रिटर्न मिल रहा है, और 1 साल की एफडी कराते हैं तो 7-7.5% रिटर्न मिल रहा है। तो ये चार्ट आप जरूर कंपेयर कर लें दोस्तों, कोई भी एफडी कराएं तो हर बैंक का चार्ट होता है एफडी का कि कितनी टाइम की एफडी कराने पर कितना ब्याज मिलेगा। अगर थोड़ा सा टाइम बढ़ाने पर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो वो वाला करवाएं आप, और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जहाँ मिल रहा है वो टेन्योर में जाएं। अगर आपको लिक्विडिटी की दोस्तों दिक्कत है, अगर आपको पैसा तुरंत चाहिए होता है तो आपको सेविंग अकाउंट के अंदर भी आपको पता होगा कि एफडी का ब्याज आप प्राप्त कर सकते हैं, और सेविंग के साथ साथ में दोस्तों करंट अकाउंट में भी आप अपनी एफडी का ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे संभव है, हर बैंक की अलग अलग फैसिलिटी होती है। नॉर्मली इसे स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट बोलते हैं। तो ये आप अपने बैंक से कन्फर्म करें कि मेरे सेविंग अकाउंट के अंदर एक लिमिट होती है दोस्तों, लेट्स सपोज 25,000 रुपये जो SBI की है, उसके अलावा जो भी पैसा होगा वो आपका हर वीक के बाद में एफडी बन जाएगा और उस पे एफडी का ब्याज आपको मिलेगा। और जब आपको पैसे की जरूरत है, हैंड टू हैंड ही बिना किसी फॉर्मेलिटी के एज ए सेविंग अकाउंट ही उस पैसे को आप यूज कर सकते हैं। कुछ FAQs है दोस्तों, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बैंक बंद हो गया, डूब गया, क्लोज हो गया, तो DICGC मैंने आपको बता ही दिया, 5 लाख रुपए
पर बैंक और पर पैन कार्ड में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिल जाएगी, वो पैसा आपका मिल जाएगा। एफडी का टेन्योर दोस्तों कितने अमाउंट दिन की आप एफडी करा सकते हैं, 7 दिन से लेकर के 10 साल तक आप अपनी एफडी है करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बैंक में जाना पड़ेगा क्या आपको एफडी करवाने के लिए? अगर आपके पैसे ऑलरेडी बैंक में पड़े हैं तो आजकल आपको पता होगा फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन से आप अपनी एफडी है नॉर्मली करवा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें तो संतुष्टि नहीं होती है दोस्तों जब तक वो फिजिकली एफडी का सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते हैं कि हमारी एफडी हो गई है, लेकिन आजकल ऑनलाइन भी एफडी हो जाती है। एफडी दोस्तों जो है उसका इंटरेस्ट है वो कब मिलता है हमें, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। आपने अगर मान लो 5 साल की एफडी कराई है तो आप तो ये समझेंगे कि मुझे 5 साल बाद ही वो पैसा मिलने वाला है और उसके ऊपर उस टाइम आपको टैक्स देना है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको वैसे तो एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने जब एफडी कराई थी। मोस्ट बैंक जो है वो क्वार्टरली आपको दे देते हैं ब्याज। 3 महीने आपने अप्रैल के अंदर दोस्तों आपने एफडी कराई तो अप्रैल, मई और जून इन 3 महीनों का जो भी आपका मान लो 1 लाख रुपए की एफडी थी और उस पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपये आपका ब्याज बनता था, तो उसका 2500 रुपये दोस्तों जो 1/4 मतलब जो 3 महीने का ब्याज होगा वो आपकी एफडी के अंदर जुड़ जाएगा। और टीडीएस भी अगर बनता था तो उसी टाइम टीडीएस भी आपका काट लिया जाएगा। तो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, क्वार्टरली टीडीएस कटेगा और वो आपका जो इंटरेस्ट है दोस्तों एफडी के अंदर जुड़ जाएगा और अगले क्वार्टर में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा और आप पे आउट भी ले सकते हैं। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन होता है, आप उसके अंदर ऐड भी करवा सकते हैं एफडी के अंदर। एफडी के अंदर ही आप इंटरेस्ट को ऐड कर लें, या जो आपका इंटरेस्ट है दोस्तों वो आप अपने सेविंग अकाउंट में अपने खर्चों को मीट करने के लिए भी ले सकते हैं। ये सारा बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी आपने फैसिलिटी ली है। अब एफडी का रेट्स दोस्तों मैंने आपको बता दिया, टेन्यूअर के हिसाब से ये आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट रहता है। 364 दिन का अलग होगा, 365 दिन का अलग होगा, 2 साल का अलग होगा, 3 साल का अलग होगा। तो एक बार आपने जो दोस्तों फाइनल कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वो सारे के सारे आपके टेन्यूअर में वही रहेगा मैच्योरिटी के टाइम। अगर आपने 5 साल की एफडी कराई है और आपने 7% इंटरेस्ट पर करा ली दोस्तों तो 5 साल ही वही मिलने वाला है, चाहे बाद में 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए या 5 हो जाए। तो ये एफडी का रेट है वो फिक्स रहता है। इसके बाद में एफडी अगर आप कराते हैं अपनी पत्नी के नाम या अपने ऐसे बच्चे के नाम जो 18 साल से कम है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेक्शन 64 है दोस्तों, क्लबिंग ऑफ इनकम बोलता है कि ये इनकम आप ही की मानेंगे हम, ना तो आपकी पत्नी की मानेंगे ना आपके बच्चे की मानेंगे। तो इस तरह से या तो आप 18+ आपके कोई बच्चा है उसके नाम कराइए या आपके कोई पेरेंट के नाम है उन्हें गिफ्ट दे करके फिर एफडी कराइए, ताकि उन्हें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा मिल जाए दोस्तों और आपकी क्लबिंग के प्रोविज़न हैं वो भी लागू ना हो। अदरवाइज एफडी इंटरेस्ट जो है आपके खुद के नाम, पति है तो पत्नी के नाम, पत्नी है तो पति के नाम और बच्चे के नाम करवाई है तो पिता के नाम ही वो मानी जाएगी। तो क्लबिंग ऑफ इनकम को भी जरूर ध्यान में दे दोस्तों। टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है मैंने आपको बताया दोस्तों, 40,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट या 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिलता है 1 साल में तो बैंक आपका क्वार्टरली बेसिस पर टीडीएस काटेगा और वो टीडीएस इनकम टैक्स में जमा हो जाएगा। टीडीएस काटने के बाद में फॉर्म 16A आपको वो बैंक देगा। इसके अंदर ये होता है कि हमने आपको इतना इंटरेस्ट दिया और आपका इतना टीडीएस काटा है, तो ये 3-3 महीने में मिलेंगे दोस्तों। साल के अंदर आपको 4 16 नंबर मिलेंगे। इन चारों का टोटल दोस्तों आप फॉर्म 26AS में देख सकते हैं। साल खत्म होने के बाद में जब उस बैंक ने अपनी चारों की चारों ये रिटर्नें भर दी होंगी टीडीएस की, तो आप फॉर्म 26AS में देख सकते हैं। एआईएस और टीएस के अंदर दोस्तों आपको अपना पूरा का पूरा इंटरेस्ट शो कर जाएगा। और मेक श्योर अगर आप ITR भरते हैं तो इसके अंदर ये इंटरेस्ट जरूर दिखाएं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पैन कार्ड नहीं है दोस्तों आपके पास में और एफडी करवाना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स में तो दोस्तों 50,000 की लिमिट है। तो आपने देखा होगा सेविंग अकाउंट के अंदर भी पैसा जमा कराना होता है तो वो 49,000 रुपये करके करवाते हैं। तो अगर आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो एक तो वो लिमिट हो गई, आप ज़्यादा अमाउंट की एफडी नहीं करवा पाएंगे। और उसका अगर टीडीएस कटता है दोस्तों तो वो 20% टीडीएस कटेगा और इस टीडीएस का आप रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। एक और इशू देखने को आया था दोस्तों, पैन कार्ड को आपको पता होगा आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी था। गवर्नमेंट ने बहुत बार बोला था अगर ऐसा भी नहीं है आपका तो ये माना जाएगा कि आपका पैन कार्ड नहीं है और 20% टीडीएस कटेगा। वो कटा हुआ टीडीएस आपका वापस भी नहीं आएगा। तो मेक श्योर पैन कार्ड के बिना आप एफडी मत कराएं। कम से कम अमाउंट और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की कितनी एफडी करा सकते हैं? स्टार्टिंग तो दोस्तों 1,000 रुपये की एफडी करा सकते हैं, मैक्सिमम 1 करोड़ 2 करोड़ तक हो जाती है। हर बैंक की अलग अलग मैक्सिमम लिमिट होती है। अब ये बोल रहा है कि एफडी आपने करवा दी दोस्तों 5 साल के लिए और उसको आप पहले ही तोड़ना चाहते हैं। 1 साल बाद क्या हुआ, आपको पैसे की नीड पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई, तो आप बिल्कुल वो पैसा आपका ही है, आप ले सकते हैं। तो प्री मैच्योर विड्रॉल बोलते हैं इसे। आपका इंटरेस्ट रेट कम कर देगा क्योंकि पीनल इंटरेस्ट लगेगा। अगर 6% एफडी का ब्याज था तो आपको 5% ही दिया जाएगा, 1% पीनल इंटरेस्ट लग जाएगा। और वहीं पर दोस्तों
आपकी ये एफडी टैक्स सेवर की थी, उसके अंदर क्या होता है, आपको एफडी को 5 साल तक रखना पड़ता है। और 5 साल से पहले तोड़ दी दोस्तों, आपने 1.5 लाख रुपए की तो छूट ले ली थी, लेकिन 1 साल बाद में अगर आप उसको तोड़ देते हो तो वो 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएगा जिस साल आपने एफडी तोड़ी है, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप मैच्योरिटी से पहले एफडी को तोड़ते हैं तो वो जरूर ध्यान में दें। नॉमिनेशन क्या होता है दोस्तों, नामांकन होता है। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है फ्यूचर के अंदर दोस्तों, भगवान ना करे उस एफडी होल्डर की, तो क्या होगा, वो पैसा देने में बहुत दिक्कत आती है कि उसके बाद में उसका हक किसे मिलेगा। अगर आपने नॉमिनेशन कर रखा है तो ये जरूरी भी होता है, और ये रेकमेंड भी करते हैं बैंक वाले कि जरूर करें। तो इस केस में अगर कोई दोस्तों मिस हैपनिंग होती है तो वो सारा का सारा पैसा उस व्यक्ति को मिल जाएगा बिना किसी फॉर्मेलिटी के। अदरवाइज क्या होता है, वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट, वारिसनामा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देनी पड़ती है, स्टैम्प, एफिडेविट वगैरह। तो इनसे बचने के लिए नॉमिनेशन करवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि लीगल कार्रवाई में आप ना पड़ें। तो इस तरह से दोस्तों हमने बताया आपको कि आप एक दोस्तों मैंने आपको बताना चाहूँगा, एक रिस्क अगर नहीं लेते हैं आप तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। एफडी के अंदर मैंने आपको बताया, एफडी आपकी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, मतलब जिसमें आपने एक बार पैसा लगा दिया और आपका 5%, 6%, 7%, 8% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको पता होगा आपको ये पैसा ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेट्स एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, शेयर्स के अंदर। मैं कोई सट्टेबाजी को या इंट्राडे को कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं दोस्तों जो 100% बढ़े हैं, 200% बढ़े हैं एक साल के अंदर। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, तो आप शेयर्स के अंदर आप अपनी पूरी नॉलेज लीजिए, म्यूचुअल फंड के अंदर लीजिए दोस्तों। गोल्ड आपको पता होगा इसका रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, और आप अपने पास की प्रॉपर्टी को देख लीजिए, आपके पड़ोसी अड़ोसी का जो घर प्लाट था वो 2 साल पहले कितने का था और अब कितने का हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों एफडी तो एक लास्ट ऑप्शन होता है, जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन होता है। तो आपने अगर एफडी नहीं करानी है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है मार्केट के अंदर जहां पे आप पैसा लगा करके एफडी से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, हम क्योंकि टैक्सेशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, बहुत ही मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते हैं, बहुत ही प्यार से बनाते हैं। फिर भी कोई FAQs, कोई डाउट आपका, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया हो दोस्तों तो कमेंट करें जरूर, और इस वीडियो को उन सभी लोगों में आपको शेयर करना है दोस्तों। एक व्यक्ति भी एक बार शेयर करेगा तो हमारा हौसला बढ़ जाएगा, इसकी रीच भी बढ़ जाएगी। तो आपको उन सभी लोगों में शेयर करना है जो व्यक्ति एफडी करवाने वाले हैं, करवा रखी है, करवाना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।